हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे चेक बाउंस की, जो कि बहुत कॉमन है। किन परिस्थितियों में चेक बाउंस होता है, कौन सी परिस्थितियों के अंदर जब चेक बाउंस होता है तो ये अपराध बनता है, इसमें कौन सा कानून लगता है, क्या इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स है और इन सबसे आप कैसे बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है चेक बाउंस के मामलों में, साथ में बात करेंगे जजमेंट्स की, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की। जजमेंट्स हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसका एसेंस क्या है, उसका सार क्या है, ये सब बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। जजमेंट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है, आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो अंत तक देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में चेक बाउंस होता है। देखिए, चेक बाउंस होने के मुख्य कारण होते हैं या तो इनसफिशिएंट बैलेंस है, साइन मिसमैच है, सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है, इनवैलिड चेक है। इनवैलिड चेक कैसे? मान लीजिए पोस्ट डेट चेक है या फिर जॉइंट अकाउंट है, वहाँ पे दो पार्टी का साइन होने चाहिए थे, एक ही पार्टी का साइन है। फोर्थ, अकाउंट क्लोज्ड है। अगर अकाउंट क्लोज हो चुका है और आपने चेक जारी कर दिया तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी चेक बाउंस होगा। ये कुछ मुख्य कारण थे जिनकी वजह से जनरली चेक बाउंस होते हैं और टेक्निकल ग्राउंड्स भी हो सकते हैं, परंतु ये कुछ मुख्य कारण थे। अब बात करते हैं कि ऑफेंस क्या बनता है। तो आपको बता दें, एज पर एनआई एक्ट 1831 की धारा 138 में कहा गया है कि चेक बाउंस अगर होता है तो एक तरह का ये अपराध है जो कि बिलेबल ऑफेंस है, लेकिन उसमें सजा का प्रावधान है। इसके अंदर 1 साल की सजा, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, प्लस दुगना फाइन लगाने का प्रावधान है। मान लीजिए अगर 1 लाख का चेक है तो मजिस्ट्रेट को डबल फाइन लगा सकती है, मतलब 2 लाख तक का फाइन लगा सकती है, प्लस साथ में इंटरेस्ट रेट पे लगा सकती है, जिसकी नॉर्मल रेट 6% रहती है। अब बात करते हैं कि चेक बाउंस होने के बाद फर्दर प्रोसीजर क्या है। ऐसा तो नहीं कि चेक बाउंस होते ही आपने सीधा जाके मुकदमा कर दिया हो, नहीं। सेक्शन 138 बी एनआई एक्ट कहता है कि अगर चेक बाउंस हुआ है तो आपको सामने वाली पार्टी को 15 दिन का समय देना होता है उस चेक का भुगतान करने के लिए। एक लीगल नोटिस आपको देना होता है सामने वाली पार्टी को, जिसमें 15 डेज़ का टाइम दिया होता है। उस नोटिस में साफ साफ बताया जाता है कि आपके द्वारा मुझे चेक दिया गया था, मान लीजिए कोई पैसे के एवज में या फिर कोई लाइबिलिटी उसके एवज में चेक दिया गया था जो बाउंस हो चुका है, और आपको 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है चेक को भुगतान करने के लिए, अदरवाइज आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लीगल नोटिस एज पर एनआई एक्ट इज मैंडेटरी, वो होना चाहिए। तक हमने बातें समझी कि चेक बाउंस कब होता है, इसके अंदर सजा का क्या प्रावधान है और इसका प्रोसीजर कैसा रहता है। अब बात करते हैं कुछ जजमेंट्स की। हम जजमेंट्स की बात करेंगे कुछ परिस्थितियों के बेस पे। मान लीजिए कई बार ट्रायल कोर्ट में इस तरह के मुकदमे आते हैं कि जिस पार्टी ने चेक बाउंस किया है वो आके कोर्ट में कहता है कि सर, ये जो चेक था ये सिग्नेचर तो मेरे है, लेकिन ये चेक मैंने नहीं भरा, इसमें जो फर्दर डिटेल्स है, चाहे वो अमाउंट हो चाहे वो डेट हो, ये सब मेरे द्वारा भरी नहीं गई है, सिर्फ सिग्नेचर मेरे है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्सेस प्रबोध कुमार तिवारी में साफ साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति खाली चेक, ब्लैंक चेक भी देता है साइन किया हुआ, तो भी ये माना जाएगा कि वो चेक उसने कोई उधार चुकाने के लिए या कोई लाइबिलिटी के पेटे सामने वाले व्यक्ति को दिया है, चाहे वो चेक खाली हो, सिर्फ सिग्नेचर होनी चाहिए उसके अंदर, और वो ये मानता है कि ये जो चेक दिया वो मैंने दिया और साइन करके दिया। तो ब्लैंक चेक देने का मतलब ये हो गया कि कोई लाइबिलिटी वहाँ पे थी जिसके एवज में आपने वो चेक दिया है। बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेक देते समय ब्लैंक था या फिर किसी और व्यक्ति ने वो चेक भरा हो। एक्चुअली इस मुकदमे में हाई कोर्ट ने एक एप्लीकेशन अलाउ की थी जो कि रेस्पोंडेंट ने लगाई थी, जिसने चेक दिया था उसने लगाई थी, बेसिकली टू एंगेज द हैंड राइटिंग एक्सपर्ट टू वेरीफाई द डिटेल्स जो भरी गई है वो जिसने चेक जारी किया उसके द्वारा नहीं भरी गई, और हाई कोर्ट ने उसको अलाउ किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेक किसने भरा है, सिग्नेचर को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। दूसरी परिस्थिति आती है कि आपने कोई चेक सामने वाले व्यक्ति को दिया, मान लीजिए 2 लाख का चेक दिया और कुछ अमाउंट 50,000 रुपीज़ आपने मीनवाइल उसे लौटा दिए। तो देखा जाए टेक्निकली तो आप पे जो लाइबिलिटी है वो 1.5 लाख रुपए की है, और सामने वाला व्यक्ति उस चेक को लगा देता है बैंक में, वो बाउंस हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे एक्चुअल लाइबिलिटी आप पे अब 1.5 लाख रुपए की है, 2 लाख की नहीं है, तो 138 का ऑफेंस बनता है क्या? इसी तरह के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अंदर दशरथा बाई टिकमबाई पटेल वर्सेस हितेश महेंद्र भाई पटेल में साफ साफ कहा है कि अगर साइन चेक बैंक में प्रेजेंट करने से पहले अगर ड्रॉवर ने कुछ अमाउंट पेई को लौटा दिया है, कुछ अमाउंट वापस कर दिया है, चेक इज प्रेजेंटेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पार्ट पेमेंट मेड बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, ऐसी परिस्थिति के अंदर 138 का ऑफेंस नहीं बनता। इसका मुख्य कारण यह है कि मुकदमा करने से पहले आपको लीगल नोटिस देना होता है। अब लीगल नोटिस के अंदर ही आपने लाइबिलिटी गलत बता दी, तथ्यों को छुपा लिया कि जो पैसा आपको दिया गया आपने वो नहीं बताया। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिया था कि अगर 2 लाख का आपने किसी को चेक दिया है, 50,000 दे चुके हो, अगर वो व्यक्ति लीगल नोटिस के अंदर 50,000 की बात नहीं करता, सिर्फ 2 लाख की बात करता है, तो एक्चुअल में लाइबिलिटी आप पे तो 1.5 लाख की थी। तो देखा जाए तो जो लीगल नोटिस है वो वैलिड नहीं है। तो ड्यू टू इनवैलिडिटी ऑफ दैट लीगल नोटिस,
सुप्रीम कोर्ट ऐसी परिस्थिति के अंदर 138 का ऑफेंस नहीं मानता, क्योंकि आपने जो लीगल नोटिस दिया वो वैलिड नहीं है। इस मुकदमे के अंदर कुछ 20 लाख का चेक था, जिसमें 4 से 5 लाख पार्टी लौटा चुकी थी, लेकिन उन्होंने लीगल नोटिस में इस चीज़ को मेंशन नहीं करा। नतीजा ये हुआ कि ट्रायल कोर्ट में खारिज हुआ, हाई कोर्ट में खारिज हुआ और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुकदमे को खारिज कर दिया। लीगल नोटिस जब भी देना होता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चेक अमाउंट जो है, और अगर कोई अमाउंट आपको लौटा चुके हैं तो उस चीज़ को उस लीगल नोटिस में बताना होता है। बात करते हैं कि जैसे लीगल नोटिस 15 डेज़ का देना होता है, सामने वाली पार्टी को 15 दिन का समय देना होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि एक्साइटमेंट में के पार्टीज़ 15 दिन होने से पहले ही कोर्ट में मुकदमा कर देती है। ऐसी परिस्थिति में क्या इस तरह का मुकदमा मेंटेनेबल है, जहाँ पे आपने सामने वाली पार्टी को 15 दिन का प्रॉपर समय नहीं दिया उस चेक का भुगतान करने के लिए? तो देखिए, आपको क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट में हो सकता है टेक्निकल ग्राउंड पे आपका केस खारिज हो जाए, अगर ट्रायल कोर्ट से बच गया तो हो सकता है अपीलेट कोर्ट में आपका मुकदमा खारिज हो जाए। इस तरह की कंप्लेंट को कहते हैं प्री मैच्योर कंप्लेंट। तो अगर किसी व्यक्ति ने प्री मैच्योर कंप्लेंट करी है और उसका मुकदमा खारिज हो जाता है तो क्या उसे वो पैसा नहीं मिलेगा? तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट जारी किए हैं, जहाँ पे एक सिद्धांत बताया गया है कि वेयर देयर इज़ ए लीगल राइट देयर हैज़ टू बी रिमेडी। आपने पैसा दिया है, आपको मिलना चाहिए, आपका लीगल राइट है, तो जाहिर सी बात है आपको रिमेडी मिलनी चाहिए। केवल टेक्निकल ग्राउंड्स के आधार पर आपको जो लीगल राइट्स है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग केस है HB वर्सेस वाइट में कहा गया था कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसी को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के फर्दर जजमेंट से, जैसे कि योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे रिपोर्टेड 2015, इसके अलावा आनंद बुराने वर्सेस लक्ष्मीचंद गोयल 2022 बताया गया है कि इन केस कंप्लेंट इज फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जो 15 दिन का टाइम था उससे पहले भी अगर कंप्लेंट फाइल कर दी गई है तो एज पर 138B कोर्ट वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, जो केस वो मेंटेनेबल नहीं है। परंतु अगर उस शिकायतकर्ता के द्वारा दूसरी शिकायत की जाती है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, उसी चेक बाउंस को लेकर अगर वो दूसरी शिकायत करता है तो वो मेंटेनेबल है, तो उसमें जो टाइम डिले हुआ है उसको कॉन्डाउन कर दिया जाना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपका मुकदमा प्री मैच्योर कंप्लीट होने की वजह से खारिज हुआ है तो आप दूसरा मुकदमा कर सकते हैं, आपके पास मौका है आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर। डिस्क्रिप्शन में मैंने राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट दिया है, लिंक दिया उसका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की फर्दर बात की गई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ आई होगी, जजमेंट्स जो बात की उनका जो एसेंस है, सारा वो भी समझ आया होगा। जितना हो सके इसको लाइक शेयर करना ना भूले और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।